दो तरह के चीजों को हम लोग पढ़े थे। एक पढ़े थे जो तुमको हम बता रहे हैं कि एक बराबर चर्चा सुनते थे इस चीज का, बायो बायोमास, है ना, इसका चर्चा हम बराबर सुनते थे। तो बायोमास क्या है कि आपके बॉडी का जो वेट है, उसमें ऑर्गेनिक मैटर की जितनी मात्रा है उसको बायोमास कहते हैं। आपके बॉडी का जो वेट है उसमें जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उसकी मात्रा, उसका वजन कितना है, दैट इज कॉल्ड अ बायोमास। एक दूसरा चीज है जिसको हम कहते हैं बायोम। बायोम, बायोम का मतलब क्या है? बायोम का मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं जो एक चीज है कि यह एक ऐसा एरिया, एक रीजनल क्षेत्र होता है या सब कॉन्टिनेंटल बायोसिस्टम होता है। कभी न्यूज आप लोग देखे होइएगा तो न्यूज में या कहीं पढ़े होइएगा कि इंडिया इज अ सब कॉन्टिनेंट, भारत एक उपमहाद्वीप है। ठीक है, उपमहाद्वीप इसलिए कहते हैं कि आप इस चीज को जानिए कि हमारा देश 3 तरफ से समुद्री सीमाओं से घिरा हुआ है। ठीक, 3 इलाका इसका समुद्री सीमा से घिरा हुआ है, और उस 3 इलाका जो समुद्री सीमा से घिरा हुआ है उसके बाद में इंडिया शुरू होता है। उसी इंडिया में तुम क्या देखोगे कि जब भारत का नक्शा को गौर से देखोगे तो तुमको श्रीलंका का नक्शा हमेशा बनाया जाता है। जब भी भारत का नक्शा देखोगे तो वो श्रीलंका का नक्शा, उसके साथ साथ में तुमको 3 गो छोटा छोटा 000 करके नजर आएगा। और वहां से फिर आगे बढ़ेंगे तो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, इधर बांग्लादेश है। तो ये सब चीज को मिला करके एक सब कॉन्टिनेंट इसको माना गया, उपमहाद्वीप माना गया। तो ये एक बहुत बड़ा इलाका होता है। चूंकि हमारे जो क्षेत्र हैं, हमारा जो जमीन का टुकड़ा है उसको विभाजित करने का काम कौन करता है? उसको विभाजित करने का काम करता है ओशियन। जो 5 गो जो ओशियन है, चाहे पैसिफिक हो, अटलांटिक हो, जो भी ओशियन हो, वो उसको अलग अलग करने का काम करता है। तो अगर हम कोई सब कॉन्टिनेंटल एक जोन को ले लें या कोई एक बहुत बड़ा कोई रीजन को ले लें जिसमें कि आपको काफी अलग अलग तरह के वेजिटेशन मिलेंगे। अब देख लीजिए, थोड़ा देर के लिए भारत का ही बात करें तो इंडिया उपमहाद्वीप की, अगर इंडिया सब कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा कि क्या एक ही तरह के पेड़ पौधे हर जगह मिलेंगे? ऐसी बात तो नहीं है। इसमें विभिन्न तरह के आपको पेड़ पौधे मिलेंगे, अलग अलग तरह के जीव जंतु मिलेंगे उनका। तो इसको आपको क्या मिलेगा कि अलग अलग तरह का लैंडस्केप आपको देखने को मिलेगा। जैसे ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट हुआ, हाँ, ट्रॉपिकल डेसिडुअस। अच्छा, ट्रॉपिकल अब समझाना पड़ेगा। देख बुआ, ये तुम्हारा एक पृथ्वी है, गोल तो नहीं बना। इसको अगर बीच से हम काटेंगे तो इसको क्या बोलते हैं? इक्वेटर, है ना, इसको बोलते हैं इक्वेटर। इसके ऊपर का क्या जोन हो गया? नॉर्थ हेमीस्फेयर, नॉर्थ हेमीस्फेयर, ध्यान से समझना। इसके नीचे का क्या जोन हो गया? साउथ हेमीस्फेयर। तो यहाँ पर ये तुम्हारा पृथ्वी का एक टुकड़ा है। इस टुकड़ा में ये जो इलाका हो गया ये तुम्हारा नॉर्दर्न हेमीस्फेयर हो गया, और ये तुम्हारा साउदर्न हेमीस्फेयर हो गया। ओके, ये ग्लोब का अगर तुम फोटो देखोगे तो तुमको इस तरीके से नजर आएगा। ये जो बीच का जो पोर्शन है जिसको हम लोग बोल रहे हैं इक्वेटर, ये बीच का पोर्शन में इक्वेटर। चलो यहाँ पर एक बनाते हैं सन। ये सन की जो रोशनी है ये इस पर डायरेक्ट पड़ेगी, इसके ऊपर कम पड़ेगी, और इधर जैसे जैसे पृथ्वी की तरफ बढ़ते चले जाएंगे तो धीमा होता चला जाएगा। इसी में आपका ट्रॉपिकल जोन यानी कि इक्वेटर के जस्ट बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये तो पढ़े हैं। ठीक इसके ऊपर में जब आप इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे तो आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मिल जाएगा। आप इक्वेटर से साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ बढ़ेंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मिल जाएगा। फिर उसके बाद में आपको पूरा नॉर्थ पोल मिलेगा ऊपर, और नीचे के तरफ में आपको साउथ पोल मिलेगा। मेरे ख्याल से आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। तो इसी में के अंतर्गत यहाँ पर जो सनलाइट की जो स्थिति है वो काफी ज्यादा होती है। तो काफी जैसे जैसे बढ़ेंगे तो यहाँ पर लैंडस्केप का जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सा बदलता है। तो जो इक्वेटर के जस्ट बाद का जो इलाका है जहाँ पर कुछ जंगल है उसको हम कहेंगे ट्रॉपिकल डेसिडुअस या
ठीक है। देन है अगला आपका बायोस्फीयर। बायोस्फीयर बराबर बताए थे, क्या बताए थे बायोस्फीयर में? देखो ये तुम्हारा एक है लिथोस्फीयर, है ना, ये तुम्हारा ये एक है एटमॉस्फेयर, उसके बाद एक है ये स्फीयर। हम लिखते हैं एच ए और एल, यानी कि जो ऊपर में एच है उसको कहते हैं हाइड्रोस्फीयर, कि खाली पानी ही पानी मिलेगा। एटमॉस्फेयर जोन का मतलब कि केवल हवा और हवा ही मिलेगा, और लिथोस्फीयर का मतलब केवल आपको जमीन का टुकड़ा मिलेगा। अब एक चीज बताइए ना, हाइड्रोस्फीयर केवल रहेगा तो लाइफ वहां संभव है, न एटमॉस्फेयर केवल रहेगा तो लाइफ वहां संभव है, न लिथोस्फीयर रहेगा तो लाइफ वहां संभव है। तो लाइफ कहाँ संभव है? जिस जगह पर यह तीनों चीज मिले, है ना। तो ये जो इलाका है, इस इलाका को ही हम कहते हैं बायोस्फीयर। अब यह जो बायोस्फीयर है, यह तो एक छोटा सा टुकड़ा नहीं होगा, जैसे हम अपने मोबाइल पर बना दिए उतना छोटा सा तो टुकड़ा यह होगा नहीं। तो जनरली इसमें क्या होता है कि आपका बायोस्फीयर को हम लोग इकोस्फीयर भी कहते हैं, या एक बहुत बड़ा जायंट इकोसिस्टम। जायंट का मतलब होता है विशाल, है। यह एक बहुत बड़ा और लगभग सेल्फ सफिशिएंट बायोलॉजिकल सिस्टम है, यानी कि ऐसा सिस्टम जिसमें बायोलॉजी से रिलेटेड हर एक चीज अवेलेबल है, या बायोलॉजिकल चीज वहां पर काफी ज्यादा मात्रा में मौजूद होते हैं। ये दुनिया में जितना भी इकोसिस्टम है, इस धरती पर मौजूद जो भी इकोसिस्टम मौजूद है, उस सारे इकोसिस्टम को मिला करके एक सिस्टम का निर्माण हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं बायोस्फीयर। चूंकि लाइफ यहीं पर संभव है, लाइफ चूंकि यहीं पर संभव है, इस कारण से इसको हम लोग लाइफ सपोर्टिंग जोन भी कहते हैं धरती का। आप धरती का बहुत सारा ऐसा इलाका देखिएगा जहां पर जीवन नहीं होता है, जीवन का मतलब बायोलॉजिकल चीज नहीं होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर तीनों चीज है, एटमॉस्फेयर भी मौजूद है, लिथोस्फेयर यानी कि जमीन भी मौजूद है, और पानी भी मौजूद है, इसलिए इसको लाइफ सपोर्टिंग जोन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस बायोस्फीयर में लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है सो एक दूसरे के साथ पारस्परिक रूप से जुड़े होते हैं, और केवल एक दूसरे से ही नहीं जुड़े होते हैं, अपने फिजिकल इन्वायरमेंट, जो कुछ भी वातावरण में जो फिजिकल चीज जिसके लिए उनको जरूरत है, सॉइल हुआ, वाटर हुआ, गैस हुआ, एयर हुआ, इन सब चीजों से वो जुड़े होते हैं, और एक स्टेडी स्टेट में रहते हैं, यानी कि सेल्फ एडजस्टिंग इक्विलिब्रियम। सेल्फ एडजस्टिंग इक्विलिब्रियम कहने का मतलब हुआ कि एक सामान्य अवस्था जो कि कभी ना बदलता हो। इसको तीन कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया है, जो अभी बता दिए। यह जो तीन कंपोनेंट है इसको याद रखना है, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फेयर। हाइड्रो मतलब पानी, एटमॉस्फेयर मतलब हवा, एयर, लिथोस्फेयर मतलब जमीन। ओके, यहाँ तक हो गई। अब आपका ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के केस में कुछ बच्चे भेजते हैं, कुछ बच्चे बिल्कुल ही नहीं भेजते हैं। ऑब्जेक्टिव में जो था कि बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल हिरार्ची, इकोलॉजिकल हिरार्ची का बेसिक यूनिट क्या होगा? इकोलॉजिकल हिरार्ची का बेसिक यूनिट होगा इंडिविजुअल। पॉपुलेशन नहीं होगा, कम्युनिटी नहीं होगा, इकोसिस्टम नहीं होगा, इसका आंसर होगा इंडिविजुअल। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, टुंड्रा, etc, जस्ट अभी बता दिए। इट इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट? इट इज द एग्जांपल ऑफ बायोम। ओके, उसके बाद है बायोस्फीयर। ई बायोस्फीयर क्या काम करता है, या बायोस्फीयर क्या है? कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का एक पार्ट? बिल्कुल नहीं। कंपोज्ड ऑफ द प्लांट प्रेजेंट इन द सॉइल, मिट्टी में मौजूद जो प्लांट है उससे बना हुआ चीज को बायोस्फीयर कहते हैं? बिल्कुल नहीं। लाइफ इन आउटर स्पेस, हमारे स्पेस से अलग जो लाइफ होता है उसको बायोस्फीयर कहते हैं? बिल्कुल नहीं। कंपोज्ड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ व्हिच इंटरैक्ट विद द फिजिकल एनवायरनमेंट, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो धरती पर मौजूद है, जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और एक दूसरे से ही नहीं अपने फिजिकल एनवायरनमेंट से भी जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सही, डी आंसर होगा, है ना। तो कंपोज्ड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ व्हिच इंटरैक्ट विद द सॉइल। द प्रेजेंट वर्ल्ड ह्यूमन पॉपुलेशन, ये जीके का क्वेश्चन था, ठीक है। दैट इज द 6 बिलियन, ये 2011 का जनगणना है, ठीक है। तो
प्रेजेंट जो दुनिया का पॉपुलेशन है वो 6 बिलियन, अब तो घट गया होगा बहुत ज्यादा। चलिए, द पार्ट ऑफ अर्थ एंड एटमॉस्फेयर सपोर्टिंग लाइफ, धरती का वो पार्ट जो लाइफ को सपोर्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम लोग बायोटा कहते हैं, बायोम कहते हैं, इकोटोन कहते हैं, या बायोस्फीयर कहते हैं। बिल्कुल सही, इसको हम लोग बायोस्फीयर कहते हैं। ये दोनों छठा और 7वां क्वेश्चन आपका मिला हुआ था। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे किस दिन को मनाते हैं? तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, 11 जुलाई को। इसके बाद 11 जुलाई को क्या चीज ऑब्जर्व किया जाता है? तो अभी बता दिए, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑब्जर्व किया जाता है। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, एकदम मेडिकल लेवल का क्वेश्चन था। व्हिच इज नॉट ट्रू फॉर ए स्पीसीज, स्पीसीज के लिए कौन सा सही नहीं है? मेंबर्स ऑफ अ स्पीसीज कैन इंटरब्रीड, स्पीसीज के जो मेंबर है वो आपस में रिप्रोडक्शन करते हैं। बिल्कुल सही, कर सकते हैं। जीन फ्लो डज नॉट अकर बिटवीन पॉपुलेशन ऑफ सेम स्पीसीज, जीन फ्लो जो पॉपुलेशन यानी कि स्पीसीज का जो सेम स्पीसीज का जो पॉपुलेशन है उसके बीच में जीन फ्लो नहीं होगा। अरे भाई, जब आपस में इंटरब्रीड करेगा तो जीन फ्लो तो होवे न करेगा। इस कारण से इसका आंसर हो जाएगा आपका, क्या कहते हैं, बी, है ना, बी इज राइट आंसर। और स्पीसीज इज रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर स्पीसीज, एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड यानी कि अलग होता है। तो ये तो बिल्कुल सही है, ये सही है। नॉट ट्रू करके पूछा है। वेरिएशन अकर अमंग मेंबर्स ऑफ स्पीसीज, हर एक जो स्पीसीज के जो मेंबर हैं उनके बीच में अंतर पाया जाएगा। बिल्कुल पाया जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है। चलो, नीचे ओवरलैप की, नीचे बताए थे कि हैबिटेट का जो छोटा सा पार्ट होता है जिसमें बहुत सारे स्पीसीज रहते हैं, और स्पीसीज रहते हुए वो क्या करते हैं? शेयरिंग करते हैं। जो भी रिसोर्सेस, दो स्पीसीज के बीच का जो भी रिसोर्सेस होता है उसको वो आपस में बांटते हैं। अब जाकर के तुम्हारा चैप्टर शुरू हुआ, और वो चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जितने भी ऑर्गेनिज्म, उसमें चाहे प्लांट हो या एनिमल, तो जितने भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट यानी कि एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है, बल्कि वो डिपेंड करते हैं एक दूसरे पर। किस पर? एक दूसरे के साथ वो किसी चीज पर डिपेंड करते हैं, और वो जो डिपेंडेंसी है उसी को हम लोग कहते हैं इन्वायरमेंट। जैसे तुम्हारे घर में या अगल बगल बगीचा में जो प्लांट है और तुम हो, दोनों सांस लेते हैं, दोनों श्वसन करते हैं। तो दोनों श्वसन करते हैं तो दोनों को ऑक्सीजन की जरूरत है। इसके साथ साथ दोनों को मिट्टी का जरूरत है, दोनों को पानी का जरूरत है। तो सभी लोग आपस में शेयर करते रहते हैं। तो हम इन्वायरमेंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो इन्वायरमेंट को डिफाइन करने के लिए जितना भी फिजिकल का मतलब नॉन लिविंग मान लो, जो भी तुम्हारे आसपास में जो भी नॉन लिविंग चीज है जिसका हमको जरूरत पड़ता है जिंदा रहने के लिए, वाटर इंक्लूडिंग, तो जितना भी फिजिकल और बायोटिक कंडीशन, बायोटिक में जितना भी लिविंग थिंग्स है, वो क्या करता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो रिस्पॉन्स को अगर प्रभावित करे, ऑर्गेनिज्म किस प्रकार से काम करेगा उसके रिस्पॉन्स को अगर प्रभावित करे तो उसी को हम बोलेंगे इन्वायरमेंट। तो आपके चारों तरफ जो कुछ भी चीज है वो सारा का सारा इन्वायरमेंट के अंतर्गत आएगा। अब बताइए कि हैबिटेट के बारे में तो बताए कि वो प्लेस जहां पर कोई ऑर्गेनिज्म रहता है उसको हम लोग हैबिटेट कहते हैं, लेकिन जो कंडीशन और जो रिसोर्सेज, जो संसाधन उनके लाइफ एक्टिविटीज के लिए जरूरी है, वही बनाता है इन्वायरमेंट को। तो दो तरह का आपको कंडीशंस हो गया कि हैबिटेट में रहते हुए जो एक ऐसा कंडीशन या रिसोर्सेस जहां से कोई ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ एक्टिविटीज को पूरा करता है उसी को इन्वायरमेंट कहते हैं। तो इन्वायरमेंट एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो गया किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो कोई भी प्लांट या एनिमल जो कि बायोटिक इन्वायरमेंट को बनाएगा, और फिजिकल कंडीशंस में क्या आ जाएंगे? एयर आएंगे, हवा, वाटर, मिनरल, सोलर एनर्जी, जो आपको एबायोटिक, यानी कि दो तरह का कंडीशंस को लेकर के आपका एनवायरमेंटल जो कंडीशंस होता है वो बनता है। उसको एक चीज हो गया बायोटिक इन्वायरमेंट। बायोटिक इन्वायरमेंट में प्लांट और एनिमल, यहाँ पर एनिमल के साथ ही आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डाल दिया गया है, और एबायोटिक कंडीशन उसको मिला करके यह चीज बनता है इन्वायरमेंटल कंडीशन। देन इसके साथ साथ ये जो कंडीशन होते हैं इन्वायरमेंट के, जो हमारे चारों तरफ मौजूद होते हैं,
और यही किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ को अफेक्ट करता है। अब देखो हमारे चारों तरफ कोई इन्वायरमेंट है, तो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट हो कि एनिमल हो, उसके चारों तरफ भी कोई इन्वायरमेंट होगा। तो ये जो इन्वायरमेंट है जो उनको चारों तरफ से घेरे रहता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का किसी भी रूप में, इसी को हम कहते हैं इन्वायरमेंट का फैक्टर, कारक। और ये जो इन्वायरमेंट का जो फैक्टर है, इसको इन्वायरमेंटल या फिर इकोलॉजिकल फैक्टर या सिंपली फैक्टर भी हम लोग कहते हैं। तो कौन कौन सा फैक्टर है जो हमको चारों तरफ से घेरे हुआ है और इसका प्रभाव हमारे ऊपर किस रूप से पड़ता है, इसके बारे में कल, जिसको हम बोलेंगे इकोलॉजिकल फैक्टर, ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है। ओके, थैंक यू। बोलो भाई, एनी प्रॉब्लम? बायोम बोले कि जो कुछ भी चीज एक बहुत बड़ा इलाका है ना, एक धरती का एक बहुत बड़ा इलाका या कोई एक ऐसा रीजनल क्षेत्र है जहां पर विभिन्न प्रकार के वेजिटेशन आपको पाया जाता है। जैसे हमने तुमको यह भी बोला कि जो लार्ज सब कॉन्टिनेंटल एरिया, अपने इंडिया को देख लो, वो भी एक तरह का कॉन्टिनेंट है। और इस कॉन्टिनेंटल एरिया में जो मेजर जो वेजिटेशन जो टाइप आपको जो मिलते हैं, या एक बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा। अब जैसे देखो तो इंडिया है, नक्शा देखो उठा करके भारत का, इंडिया है, इंडिया से जुड़ा हुआ पाकिस्तान है, पाकिस्तान से जुड़ा हुआ अफगानिस्तान है, इधर से एक तरफ से चाइना है, उसके बाद में थोड़ा सा इलाका किसका है, बांग्लादेश का है, हाँ, पीछे आपका श्रीलंका है। तो ये सब मिला करके एक सब कॉन्टिनेंट बनते हैं जिसको उपमहाद्वीप कहते हैं। तो ये सब इलाका, इतना बड़ा इलाका जो एक बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा हुआ, दैट इज कॉल्ड अ बायोम। इसका एग्जांपल है ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट। जैसे धरती का एक ग्लोब देखो, ग्लोब का जो बीच का जो टुकड़ा होता है उसको हम लोग इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर के ऊपर की तरफ आप बढ़िएगा तो नॉर्थ साइड, नीचे की तरफ बढ़िएगा तो साउथ साइड। तो इक्वेटर के अगर ऊपर नॉर्थ की तरफ आप बढ़ते हैं, इक्वेटर के अगर नॉर्थ की तरफ, तो उसको हम बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर, सॉरी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो उसको साउदर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इक्वेटर के जस्ट बाद का जो क्षेत्र होता है उसको ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं, और नीचे के क्षेत्र को भी ट्रॉपिकल रीजन ही कहा जाता है। तो ट्रॉपिकल रीजन यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का नाम तो सुना होगा कि नहीं सुना है पता नहीं, तो एक बार देख लेना थोड़ा सा। तो ये जो इलाका है, ये एक जमीन का बहुत बड़ा विशाल टुकड़ा होता है, या इस टुकड़ा यानी कि हमारी धरती को अलग अलग करने, धरती के जो टुकड़े हैं उसको अलग करने का काम जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, वो किया जाता है हमारे ओशियन के द्वारा। जो 5 ओशियन है उसके द्वारा इसको अलग अलग किया जाता है। उसी 5 ओशियन के बाद जो धरती का जो टुकड़ा शुरू होता है उसी को कहा जाता है बायोम। और बोलो, नो प्रॉब्लम? ठीक, समझ में आ गया? क्लास को बंद करते हैं, फिर जाइए, हम थोड़ा सा ले लिए थे समय आपका, 12:30 बजे से फिजिक्स का क्लास है, ठीक है? ओके, थैंक यू।